एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस एकलव्य बैच में। प्रायिकता का ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जो है जिसमें हम लोग जो कि लेक्चर नंबर 72 था, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर देखे थे वन शॉट का। पार्ट 2 मैंने बोला था कि आएगा। अब ये पार्ट 2 है जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करना है और टीपीटी बेस थ्योरम इन सभी चीजों के बारे में आपको बताना है। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 73 है, ठीक, 73। और ये प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पार्ट 1 पहले जरूर देखें, तब जाकर के यहाँ पे आए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख ले, यानी कि आप जाइए और एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 73 को कंप्लीट करके आइए। इसमें मैं आपको इस वीडियो में खास करके उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा जो कि टीपीटी और बेस थ्योरम पर आधारित होते हैं। बेस थ्योरम और टीपीटी को लेकर के जो 5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बाद हमारा प्रायिकता खत्म हो जाएगा। तो ढेर सारी चीजें मैंने आपको बताया। ये लेक्चर 1 में मैंने लगभग आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का जो भी बेसिक बात होता है, बेसिक बात हुई तो सबसे पहले समझना जरूरी होता है। उसी की वजह से बाद में प्रोबेबिलिटी खराब हो जाता है। उन सभी चीजों को मैंने बता रखा है। लेक्चर ज्यादा देर का नहीं है, आई थिंक 57 मिनट का है। अगर आप उसको डबल स्पीड में भी देखते हैं तो अप्रॉक्स आपको 30 मिनट लगेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये प्लेइंग कार्ड वाला जो था, आई थिंक जो मेरा लास्ट लेक्चर था इसके ठीक पहले वाला, उसमें मैंने आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में बताया था। और उसके बाद ये प्लेइंग कार्ड के बारे में इस फेस कार्ड कौन होगा, ऑनर कार्ड कौन होगा, ये सब बताया गया था। और ये सब हमारा क्वेश्चन था। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में भी कंडीशन मैंने लिखवाया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। और इसके बाद मैंने यहां तक आया। फिर ये क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन करना ही है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला वगैरह सब पता होना चाहिए, जो कि मैंने लेक्चर 1 में बता रखा है। आप वहां से जाकर के देख लीजिए प्रायिकता पार्ट 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 52 पत्तों यादृच्छिया प्रतिस्थापित किए गए दो, मतलब कि एक ताश का गड्डी है। शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा हिंदी में, इंग्लिश वाला पढ़ देते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। मतलब ताश का जो पत्ता होता है वो बिना सफल्ड किए हुए, बिना मतलब अच्छा तरीका से उसको फेंट दिया गया है और वो 52 पत्तों का यादृच्छिया, उसमें से क्या किया जाता है कि 2 पत्ता निकाला जाता है। 2 पत्ता निकाला गया तो दोनों पत्तों का काला रंग होने का क्या प्रायिकता है, हमें यही बताना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला पत्ता है, पहला पत्ता निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो E1 है और दूसरा पत्ता निकालने का जो प्रोबेबिलिटी नहीं इवेंट, दूसरा पत्ता जो निकालने का इवेंट है वो E2 है। अब क्या करते हैं कि पहले हम PE1 निकालते हैं। तब PE1 हम निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से हमें 2 पत्ता निकालना है। आपको पता है कि जो 52 कार्ड्स होता है ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। 26 होता है ब्लैक और 26 होता है रेड। तो 26 ब्लैक और 26 रेड दोनों मिल जाएगा तो 52 कार्ड्स हो जाएगा। अब क्या कहा गया है कि इसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 पत्ता निकाला जाता है और उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं की जाती है। तो 2 पत्ता निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि पहला पत्ता निकालने का जो इवेंट है, पहला पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब पहला पत्ता निकालने की प्रायिकता को मान लेते हैं PE1, ठीक। तो देखिए ये 26 ब्लैक है। अब 26 ब्लैक में से क्या करना है कि एक पत्ता निकालना है। 26 ब्लैक में से एक पत्ता निकालना है। टोटल कितना होगा 52। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखो कि NS का मान 52 होगा, क्योंकि जब तक कार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं तब तक उसमें आपको NS बराबर 52 ही लेना होता है। तो 26 ब्लैक है और टोटल कितना है 52 है। तो जो पहला पत्ता निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी होगा 26/52, यानी कि 1/2। अब दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता। दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब जो सेकंड वाला जो कार्ड निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी PE2 है
तो इसमें सवाल में यह भी बोला है कि इसमें किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट नहीं करना है। मतलब कि आप एक बार पत्ता निकाल लिए हैं तो निकाल लीजिए, तो उसको आप हटा दीजिए। अब एक बार पत्ता को आप निकाल करके उसको हटा दीजिए, तो 52 में से एक पत्ता तो कम हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और पहले कितना ब्लैक था, 26 ब्लैक था। अब एक को निकाल लिए तो अब कितना बचा होगा, 25 ही बचा होगा, ये 25 आ जाएगा। ये हो गया 25/51। तो अब क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा Pe1 और इंटू में Pe2, यानी कि 1/2 और इंटू में 25/51, यानी कि 25/102 आंसर हो जाएगा। ठीक, 25/102। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और चैलेंज के तौर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में एकदम ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges। अच्छा, एक बॉक्स है, संतरे का एक डब्बा है जिसका निरीक्षण करना है। उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल लिया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया गया, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया गया। तो एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक डब्बा है, डब्बा, ठीक है। एक डब्बा जिसमें 15 संतरा है, 15 संतरा, ठीक, 15 संतरे ले लिए इस डब्बा में हमने, जिसमें से 12 अच्छा व 3 खराब संतरा है। अब 15 संतरा में से 12 जो है ये अच्छा है, फ्रेश है, और 3 संतरा जो है ये 3 खराब है, ठीक। अब क्या बोला है कि संतरे के एक डब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल लिया जाता है। अब 15 संतरा है, अब जिसमें से 12 अच्छा और 3 खराब है, लेकिन इसमें से भी क्या करना है कि 3 निकालना है। उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल लिया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो सकता है कि तीनों के तीनों अच्छे ही हो। अगर तीनों अच्छे हो तो डिब्बों को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब कि अगर 3 संतरे से निकालते हैं, तीनों का तीनों अच्छा हो जाएगा तो डब्बा बिक जाएगा, और नहीं तो उसको अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डब्बा जिसमें 15 संतरा है, तो प्रायिकता बताइए, मतलब कि जो डब्बा है ये स्वीकृत हो जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, यही हमें पता करना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये, इसमें क्या करना है कि 3 संतरा निकालना है, और चूंकि 3 संतरा में से वो जो 12 अच्छा संतरा है वो तीनों का तीनों संतरा इसी में से आना चाहिए, इसमें से नहीं आना चाहिए। इसमें से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि डब्बा रिजेक्ट हो जाएगा। तो माना कि पहले, दूसरे तथा तीसरे संतरों के अच्छे होने की घटना, अच्छे होने की घटना E1, E2 एंड E3 है। अब देखिए टोटल संतरा 12 है। अब 12 में से 3 संतरा निकालना है, और तीनों का तीनों संतरा अच्छा होना चाहिए। तो तीनों संतरा जो अच्छा होगा वो इसी में से निकलेगा। तो क्या करते हैं कि पहला जो संतरा निकलेगा उसका घटना E1 ले लेते हैं, दूसरा का E2 ले लेते हैं, तीसरा का E3 ले लेते हैं। जब पहला निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो देखिए इसमें से टोटल कितना है 15 संतरा और 12 अच्छा संतरा है। जो पहला वाला निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12/15, ठीक, 12/15 यानी कि हो जाएगा 4/5। अब चलिए दूसरा संतरा निकालते हैं। अब क्या हुआ कि हमने तो एक संतरा निकाल लिया है, एक अच्छा संतरा निकाला है, तो टोटल 15 संतरा था। तब एक अच्छा संतरा निकाल लीजिएगा तो टोटल बचेगा कितना, 14। तो नीचे क्या हो जाएगा 14। अब 12 अच्छा संतरा में से एक अच्छा संतरा निकल गया है, तो कितना बचेगा 11। ये हो जाएगा 11/14। उसी प्रकार से हम निकालेंगे P3।
तो टोटल 15 संतरा था, जिसमें से 2 अच्छा संतरा निकल गया, तो बचेगा कितना 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 डिवाइड बाई, अब 12 अच्छा संतरा था, उसमें से 2 अच्छा संतरा निकल गया, तो कितना बचेगा 10। अब लिख लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर, अब तीनों को गुना कर देंगे तो 4/5 गुना में 11/14 और गुना में 10/13 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप चैलेंज के तौर पर स्वीकार कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर एकदम ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है। न्याय सिक्का, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड। एक कॉइन को उछाला गया, तो कॉइन को उछालने में पता है क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। अच्छा, सिक्के पर हेड आने की संभावना, सिक्के पर हेड आने की संभावना कितना है, ए है। एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। अच्छा, पासा पर 3 आने की संभावना, पासा पर 3 आएगा, इसका संभावना बी है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। चेक करके बताइए कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बताया गया होगा, देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि स्वतंत्र घटनाएं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटू पी भी होता है। तो पहले तो ए और बी लिखा जाए। तो साथ में फेंका गया है, तो इस पर क्या है, पासा पर मतलब कि सिक्का पर क्या आएगा, हेड आएगा। तो ए बराबर क्या हो सकता है, सो देखिए हेड आएगा तो इसके साथ 1 आ सकता है, या इसके साथ 2 आ सकता है, इसके साथ 3 आ सकता है, इसके साथ फिर हेड के साथ 4 आ सकता है, क्योंकि सिक्का जब होगा तो उसके साथ साथ पासा को भी फेंका गया होगा। तो फिर हेड के साथ 5 आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। अब पासा पर 3 आने की संभावना बी बराबर, अब पासा पर 3 आएगा तो हो सकता है कि इस पर हेड आया होगा। अब पासा पर 3 आएगा तो हो सकता है कि इस पर टेल भी आया होगा। तो ये अपना बी हो गया। अब क्या करते हैं कि पीए निकालते हैं। पीए बराबर, तो सिक्के पर हेड आने की संभावना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए और बी काउंट कर लिया, ए और बी निकाल लिया। अब सिक्के पर हेड आएगा तो ए का इतना सारा पॉसिबल इवेंट है और बी इतना आएगा। तो पीए बराबर क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे एन बटा एनएस, एन बटा एनएस। अब एन का तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 और एनएस नहीं पता है। अच्छा, वही अगर यहां से हम पीबी निकालेंगे तो पीबी बराबर हो जाएगा एनबी बटा एनएस। अब एनबी बटा एनएस क्या हो जाएगा, एनबी का तो मान पता ही है 1 2 होगा, लेकिन एनएस नहीं पता है। तो क्या करते हैं कि अब एस निकालते हैं जरा, एस क्या होगा, ऐसा करते हैं एस। एक साथ एक सिक्का को और एक पासा को, ठीक है, इधर देखते हैं। मतलब कि एक कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाइस को रोल किया गया है, ठीक। सिंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सिंपल स्पेस के बारे में पता करना है। तो सिंपल स्पेस हेड आएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और फिर 6 आ सकता है। ये भी हो सकता है कि कभी सिक्का पे टेल आ जाए तो टेल के साथ 1 आ सकता है,
टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। यानी कि एक बार में एक सिक्का और एक डाइस को अगर हम टॉस कराते हैं तो इतनी सारी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स टेनिस का मान आ गया 12, टेनिस का मान 12 आ गया। तो यहां से क्या करेंगे, बट्टा में 12 लिखेंगे यानी कि 1/2 आएगा, और इसके बट्टा में 12 लिखेंगे यानी कि 1/6 आएगा। अब चूंकि स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए अगर ए एंड बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अगर ए और बी दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। तो अब तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी यहां निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए क्या होगा, ए और यहां पर है बी, H3 तो है ही इसमें, H3 यहां पर H3 है और यहां भी H3 है, तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 1 हो गया, क्योंकि इसमें केवल और केवल H3 ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अब इसका जो वैल्यू है ये H3 है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 आया है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 और डिवाइड बाई, और टोटल सैंपल स्पेस का मान कितना है, 12 है। आई थिंक कहाँ 12 लिखा गया है, वहां पे 12 लिखा गया है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब चूंकि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। तो एलएचएस बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया है, 1/12 आया है। आरएचएस बराबर पी ए और इंटू में पीबी। तो पीए का मान तो ऑलरेडी हमने निकाला है, पीए का मान है 1/2 और पीबी का मान है 1/6। तो यहां से पीए का मान 1/2 भरेंगे और पीबी का मान 1/6 भरेंगे, 1/। अब तो देखिए यहां से एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसीलिए ए एंड बी स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस तरीके से डील किया जाता है, और ये सारे के सारे 5 नंबर के बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं तो इसको भी बोलूंगा कि आप चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और इसको सॉल्व करके और कमेंट एकदम ईमानदारी पूर्वक इसका जो आंसर होगा वो एकदम कमेंट में एकदम लिख दीजिए। और 10 मिनट 20 मिनट जितना टाइम लगता है उतना आप टाइम दीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे बहुत कुछ। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही बना करके प्रोबेबिलिटी को सीखा जा सकता है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 और हरे रंग से लिखे गए हैं। अच्छा, सबसे पहले बात है पासा है, तो पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी कि पासा को आप फेंकिए तो सैंपल स्पेस का मान 6 आ जाएगा। अब इस पर 1 2 3 जो है वो लाल रंग से लिखा हुआ है, यानी कि ये जो रेड कलर है ये 1 2 3 है। उसके बाद 4 5 6 को हरा कलर से, मतलब ग्रीन कलर जो है ये 4 5 6 है। इस पासे को उछाला गया तो मान ले कि ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या सम है। 1 मिनट, 2 घटना है, एक ए है और एक बी है। चलिए इसको तो हम अभी साइड कर देते हैं, पहले इतना हम लिख लेते हैं कि 1 2 3 जो है ये रेड कलर से रंगा हुआ है और 4 5 6 जो है ये ग्रीन कलर से रंगा हुआ है। ठीक, पासा को उछाला गया। अब ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या
लाल रंग से लिखी गई है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है? ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन। इवन नंबर है, इवन नंबर क्या क्या हो सकता है भाई? 2 4 6 हो सकता है, और क्या? तो देखिए यहाँ पर ए बराबर तो 2 4 6 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि ए जो घटना है वो सम संख्या है, ठीक। और बी क्या बोला कि बी घटना जो है वो लाल रंग से लिखी गई, जो पासा को जो फेंका गया है उसमें से जो लाल रंग से लिखा हुआ है वो अगर आएगा तो उसका जो संभावित होने की घटना है वो बी है। तो बी में हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, क्योंकि रेड कलर से 1 2 3 को ही लिखा गया है। अब क्या करना है कि बताइए कि क्या ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं, मतलब कि ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। अब यहां से आप देखिए तो एनएस का मान 6 है, तो निकालेंगे पीए, तो पीए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एनए बटा एनएस। अब एनए का मान कितना है? 3 है, और बटा एनएस का मान 6 है, यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से एनबी निकालिएगा, यानी कि पीबी निकालिए, तो एनबी कितना है? 3 है, और एनएस का मान कितना है? 6 है, तो 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक। अगर ए और बी स्वतंत्र है, इसके बारे में हमें चेक करना है, तो सबसे पहले तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। अब ए का मान देख लीजिए 2 4 6 है, और बी का मान 1 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? तो बस 2 ही तो है, तो यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 हो जाएगा। अब चूंकि जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। तो अगर चूंकि ए एंड ऐसे लिखते हैं, अगर ए एंड बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब अगर ए और बी दोनों का दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, और इनटू क्या होना चाहिए? पी बी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से अब एलएचएस और आरएचएस को चेक कर लेते हैं एक बार। एलएचएस बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देख लीजिए कितना आया हुआ है? 1 बटा 6 आया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 1 बटा 6, और फिर निकालेंगे आरएचएस, तो आरएचएस बराबर हो जाएगा पीए, और इनटू में हो जाएगा पीबी। अब देखिए यहां से पीए का मान कितना है? पीए का मान 1 बटा 2 है, और पीबी का भी मान 1 बटा 2 है। यहां पे लिखेंगे 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 4। अब साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी, ये दोनों दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट, एक पासे पर, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6, हाँ ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान ले कि ई तथा एफ 2 घटनाएं हैं, और इस प्रकार है कि पी का मान दिया हुआ है, पी बराबर है 3 बटा 5, पी एफ का मान दिया हुआ है, ठीक है। पी एफ इसका मान दिया हुआ है 3 बटा 10। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ मान दिया हुआ है 1 बटा 5। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब चेक ही करना है ना, अगर ई एंड एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब आपको पता ही होगा अगर ई और एफ दोनों का दोनों स्वतंत्र घटना है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई, और इनटू क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। अब देख लीजिए एलएचएस का मान, पी
ई इंटरसेक्शन एफ है और इसका मान सवाल में दिया हुआ है 1/5। एंड यहां से अब आरएचएस देख लीजिए, पीई और इनटू में पीएफ। और पीई का मान दिया हुआ है 3/5, पीएफ का मान दिया हुआ है 3/10। ये 3 3 कैंसिल ना, 3/5 में 3/10 9/50। अब देखिए तो एलएचएस का मान है 1/5, आरएचएस का मान है 9/50, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर मतलब नॉट इक्वल टू पीई और इनटू में पीएफ, तो इसीलिए ई एंड एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी दो ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2। अच्छा, पी ए का मान है 1/2, पी ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है 3/5। अब पीबी का मान पी है। अच्छा, पीबी बराबर पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है और दूसरा की घटनाएं स्वतंत्र है, तो पहले तो दूसरा निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले दूसरा नहीं। Given that events A and B are such that PA equal to 1/2 and PA union B equal to 3/5 and PB equal to P, find P if they are mutually exclusive. E ना, A and B अगर ये दोनों का दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, दोनों का दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तब अगर म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव होता तो ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस के बराबर होता। तो पी ए का मान पता है, पी ए यूनियन बी का भी मान पता है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा। 5 है, 5 यानी कि कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगा। तो यूज करते हैं फॉर्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी का मान तो दिया हुआ है 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2 है और प्लस पी बी का मान पी है। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो पी बराबर आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 10 और 10 के बाद 3 गुना के 6 और -5 यानी कि 1/10। ठीक, तो यहां से ई का मान कितना आ गया 1/10 आ गया। चलिए ये कैंसिल तो आ गया। अब क्या है, अब पी का मान ज्ञात करना है यदि स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मान हाँ, तो अब सेकंड वाले पार्ट को हम देखते हैं। क्या है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। चलिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं और पी ए का मान देखिए, पी ए का मान 1/2 दिया हुआ है, तो यहां से 1/2 लिखेंगे। पीबी का जो मान है
इस पीबी का मान पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पी लिखेंगे। अब फॉर्मूला यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे, क्योंकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है 3/5, यहां पर रखेंगे 3/5 बराबर। फिर पी ए का मान 1/2 है, यहां पर रखेंगे 1/2 प्लस पीबी का मान दिया हुआ है पी, तो यहां पर रखेंगे पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा p/2। अब इसको कैलकुलेट करने का आराम से p निकल जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ये 3/5 है, ये 1/2 है, तो 3/5 माइनस 1/2, अब p में से p/2 घटेगा तो p/2 बचेगा। अब ये 3/5 में से 1/2 को तो अभी भी घटाए हैं, कितना 1/10 आया है, तो 1/10 बराबर p/2। ये 2 से 5 बार में, यानी कि यहां से p का मान आ जाएगा 1/5। ठीक, सॉरी। तो यहां से दो अलग अलग केस था, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी करने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब p का मान ज्ञात कीजिए, उस समय p का मान आया है 1/10, और जब घटनाएं स्वतंत्र हो जाएगा तब, तो उस टाइम पे p का मान आया है 1/5। चलिए अब अभी क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है, तो सीधा बात देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए और इंटू में क्या हो जाएगा पी ए। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब तो पी ए का मान दिया हुआ है 0.3 और पी बी का मान दिया हुआ है 0.4, यानी कि 0.12 आंसर। ठीक, नेक्स्ट, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी, अच्छा तो वही बात, अच्छा पी ए यूनियन बी निकालिए, ये दूसरा बात है। अच्छा तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकला ही है ना, 0.12, ये 0.12। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ले लिया, और ये पी ए हो गया और ये पी बी हो गया, मतलब ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। अब जो कॉमन रीजन है जिसको मैं व्हाइट से यहाँ पे पेंट कर रहा हूं, ये जो है ना ये दोनों में है, पीए में भी और पीबी में भी है, तो इसको बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो टोटल है ये टोटल पीए है, ठीक, और उसके बाद ये टोटल पीबी है। तो अगर केवल इसका बात करेगा तो क्या कीजिए कि पीए में से इसको घटा दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए। अगर केवल इसका कहेगा, केवल ये वाला पार्ट कहेगा निकालने को, तो क्या कीजिए कि पीबी में से ये जो कॉमन पार्ट है इसको घटा दीजिए। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सबको ऐड कीजिएगा तो पी ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो चूंकि यहां से हमें पता है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मिलता है। तो पी ए का मान कितना है 0.3 प्लस पी बी का मान कितना है 0.4 माइनस उसका मान है 0.12। अभी हो जाएगा 0.70 माइनस 0.12, घटाइए 10 में से 2 घटेगा 8, 5, 0.58 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से भी सवाल को इजीली बनाया जा सकता है। और चूंकि ये बोर्ड है तो बोर्ड में इतना काफी है, कोई सीयूईटी का जेई का पेपर नहीं है कि वेन डायग्राम इसमें और हम आपको डिटेल में बताएं और यहाँ पे एक और हम वेन डायग्राम को ऐड कर दे। वेन डायग्राम 3 से भी बन जाएगा, मतलब ऐसा मत समझिएगा। प्रोबेबिलिटी का इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये प्रोबेबिलिटी पीए है, ये पीबी है और ये हो गया पीसी। तो ये जो तीनों में कॉमन है इसको कहा जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट बोर्ड में कभी पूछा ही नहीं है और ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में है ही नहीं, तो हम क्या ही बताएं इसके बारे में आपको। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन अच्छा ए बटा बी बताइए, वही क्वेश्चन है। पी ए बटा बी जानते होंगे, इसका मतलब होता है ऑकरेंस ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब ए के संभावित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि बी ऑलरेडी संभावित हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों का क्या कीजिए इंटरसेक्शन निकाल लीजिए,
और डिवाइडेड बाय जो नीचे रहेगा उसको नीचे रखिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, 0.12 आया है और पीबी का मान 0.4 है। ये 0.12 है और इसका मान 0.4 है। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, अब ये जो भी हो उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये 0.40 होगा ना, ये 0.40 हो गया, ठीक। तो 12/40 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए अब जितना भी है। देन ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग बेस थ्योरम, उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, जैसे कि एक इवेंट को, अगर किसी एक घटना को संभावित होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कोई इवेंट ई है, अब इवेंट ई जो है ये मल्टीपल रास्ता के थ्रू हो रहा है, बहुत सारा इसका मतलब इस घटना ई को घटित होने की बहुत सारे रास्ते हैं। E1 से जाएगा तो भी पॉसिबल है, E2 से जाएगा तो भी पॉसिबल है, E3 एंड ढेर सारा रास्ता है। तो यहां से ये जो टीपीटी होता है, ये प्रोबेबिलिटी पी जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा PE1 इंटू में PE/E1। मतलब कि क्या करेंगे कि पहले हम इवेंट ई घटित होगा, इवेंट ई को घटित होने से पहले उसको E1, E2, E3, E4 से होना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब ये मल्टीपल रास्तों से होकर के जाएगा, तब जाकर के इवेंट ई घटित होगा। तो इवेंट ई घटित होने के लिए पहले क्या होगा कि पहले E1 को घटित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर PE1 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे PE बट्टा में E1। मतलब कि अगर E1 होगा तब हम E के पास जाएंगे, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गया, ऑकरेंस ऑफ E इफ E1 इज ऑलरेडी अकर्ड। अब सब तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये टीपीटी क्या होता है। तो टीपीटी में जो इवेंट ई होगा, इससे इवेंट ई तब होगा जब ये ऑलरेडी मल्टीपल रास्तों से हो चुका होगा। ये E1 से गया, E2 से गया, E3 से गया, E4 से गया, तब ये मल्टीपल रास्तों से जाएगा, तब कोई इवेंट ई होगा। अब इसका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले इवेंट E1 को होना पड़ेगा। जब E1 अकर्ड हो जाएगा तब फिर हम E की बात करेंगे। तो पहले E1 का प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे और फिर लिखेंगे E का। तो E तब होगा जब E1 से गुजरेगा, E2 से गुजरेगा, E3 से गुजरेगा। तो बारी बारी से सबको क्या कर देंगे कि हम ऐड कर देंगे। ये PE1 हो गया, मतलब E1 के घटित होने की प्रायिकता। और उसके बाद E बटा E1 कहने का मतलब होता है कि E के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर E1 ऑलरेडी घटित हो चुका है। ऑकरेंस ऑफ E इफ E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, और सबको बारी बारी से ऐड कर देंगे और यही क्या कहलाएगा, टीपीटी। इसको क्या कहेंगे, टीपीटी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो पीई होता है टीपीटी में, वो समेशन होता है इसका पीई आई का और इनटू में पीई ई अपॉन ई आई का। ठीक, ये आप आई बराबर 1 से n तक जा सकते हो। यही क्या है, इसी को टीपीटी कहा जाता है। अब अगर मान लेते हैं कि टीपीटी में ऐसा आप इवेंट बताइए जो किसी पर्टिकुलर रास्ते से जा रहा हो, मतलब ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो गई। अब जो हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं वो E1 के थ्रू ही, मतलब कि जिस घटना की बात कर रहे हैं वो घटना E1 ही होगा, इसको बेस थ्योरम कहते हैं। ये वो घटना E2 ही होगा, उसको बेस थ्योरम कहा जाता है। वो घटना E3 ही होगा, उसको बेस थ्योरम कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर हम बेस थ्योरम की भी बात कर लेते हैं कि माना कि E1, E2 कोई दो घटनाएं हैं, तो E के घटित होने की प्रायिकता E1 के द्वारा। अब ये जो घटना E है ये E1 के द्वारा होगा, इसका अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तब उसको बेस थ्योरम कहा जाता है। या घटना E2 के अगर जरिए निकालेंगे तो उसको बेस थ्योरम कहा जाएगा। मतलब कि अगर E1 अगर E के थ्रू हो रहा है तब पहले E1 का हम फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी E1 है इसका अगर इवेंट ऑफ E इफ E इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि बेस थ्योरम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि E1 का प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए और डिवाइड बाय नीचे में टीपीटी लिख दीजिए। यही तो टीपीटी था, यही ना टीपीटी था, और यही बेस थ्योरम होता है। ठीक, इस पे अगर E2 के थ्रू हो रहा है तो वही बात है, यहाँ पे लिख दीजिए E2 का लिख दीजिए और उसके बाद नीचे टीपीटी लगा दीजिए, बेस थ्योरम हो जाएगा। E3 का लिख दीजिए और नीचे अगर मान लेते हैं कि E4 आता है ऐसे P E4 अपॉन E आता, तो पहले क्या लिखिएगा ऊपर P E4 और इनटू में फिर लिखेंगे P E अपॉन में E4 और डिवाइड बाय नीचे लिखेंगे टीपीटी। टीपीटी में क्या होगा, पहले E1 को रखेंगे P E अपॉन E1 प्लस फिर E2 को रखेंगे
P E अपॉन E2 प्लस फिर E3 को रखेंगे P E अपॉन E3 प्लस फिर P E4 को रखेंगे P E अपॉन E4 एंड सो ऑन। तो यही बेस थ्योरम है। सवाल को बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदे है। एक कलश है, इसमें 5 लाल गेंदा है और 5 काला गेंदा है। 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। याद रखिए एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दिया जाता है। अच्छा, अब पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, तो दूसरी गेंद लाल होगी। इसका क्या प्रायिकता है? अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको बनाने में तो अच्छे लोगों का तबीयत बिगड़ जाता है। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए क्या है, कलश है, कलश में 5 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। याद रखिए इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो पहले तो इसमें से बारी बारी से, अभी फिलहाल में जैसा बोला वैसा ही करते हैं, एक गेंद निकालते हैं। तो एक बार लाल आएगा तो एक बार ब्लैक आएगा, मतलब एक एक गेंद करके निकालना है। तो अगर रेड आया होगा तो इसका जो अगर इवेंट, अगर रेड का इवेंट मान लेते हैं कि आर है, तो यहां से हम पी आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पी आर का मान देखिए, टोटल कितना बॉल है 10 और उसमें से निकाल कितना रहा है 5, मतलब 5 रेड है, तो 5/10 यानी कि 1/2 हो जाएगा यहां से। उसके बाद यहां से ब्लैक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 5 और बटा 10 ये भी 1/2 ही हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या है कि जब हम गेंद निकालते हैं तो फिर से क्या करते हैं कि कलश में रख देते हैं। मतलब क्या कीजिए, गेंद निकालिए और उसका देख लीजिए कि अच्छा ये ब्लैक कलर का है, अच्छा ये रेड कलर का है, और फिर से क्या कि उसको हम कलश में रख दिए। अब पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें निकालते हैं। मानते हैं कि अगर लाल निकल गया तो लाल निकालने के बाद क्या करेंगे कि उसमें 2 लाल और डाल देंगे। अगर मान लेते हैं कि ब्लैक निकला तो फिर उसमें 2 ब्लैक और डाल देंगे। तो बताइए कि कलश में से एक गेंद फिर बाद में निकालेंगे तो वो लाल रंग का ही होगा, इसका क्या प्रायिकता है? ठीक है, वो लाल रंग का ही होगा, इसका क्या प्रायिकता है? तो क्या करते हैं कि फिर से डब्बा बनाते हैं। अब कलश में मान लेते हैं कि लाल रंग निकला है, अब इसमें 2 रेड और डाल देंगे, तो 5R प्लस 2 रेड और डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7R, मतलब 7 हो गया रेड कलर का, और 5 ब्लैक तो पहले से ही है। और फिर से अगर ब्लैक निकला होगा तो ब्लैक में क्या करेंगे कि 5 ब्लैक है, इसमें 2 ब्लैक और डाले होंगे, ये 7 ब्लैक हो गया और 5 रेड तो पहले ही से है। अब यहां से क्या करना है कि यहां से फिर से रेड कलर निकालना है और यहां से फिर से रेड कलर निकालना है, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो यहां से रेड कलर निकलेगा तो उसके लिए इसको पहले से एक बार निकालना होगा। मतलब कि यहां से अगर रेड कलर निकलता है तो उसको एक बार ऑलरेडी ये वाला इवेंट हो गया होगा, तब जाकर के यहां से निकलेंगे, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो सेकंड वाला बॉल है ये रेड होगा, जिसको हम R2 बोलेंगे, तो उसके लिए ये वाला इवेंट हो जाना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें इसका मान कितना है, इसमें टोटल रेड कलर कितना हो गया 7 और बॉल कितना हो गया 12। उसी प्रकार से इसमें अगर दोबारा हम रेड कलर निकालते हैं तो उसके लिए ये ब्लैक वाला इवेंट हो जाना चाहिए। तो इसमें अब रेड कलर कितना है 5 और टोटल कितना है 12। अब यहां से बताइए कि ओवरऑल आपने जो निकाला इसमें से लाल रंग का बॉल होने की क्या प्रायिकता है, तो टीपीटी लगा दीजिए। तो टीपीटी लगाएंगे लाल रंग होने का प्रायिकता, तो 1/2 और 7/12, तो 1/2 अब गुना हो जाएगा 7/12, अब प्लस यहाँ से 1/2 और गुने 5/12, तो 1/2 गुने 5/12 यानी कि 7/24 प्लस 5/24 यानी कि 12/24 यानी कि 1/2, और यही आंसर हो जाएगा। केवल रेड बोला है, दोबारा में इस यहाँ से भी रेड निकलना चाहिए और यहाँ से भी रेड निकलना चाहिए, अलग अलग हमने निकाल लिया है। तो ओवरऑल रेड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व कीजिए। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदा है। अच्छा, एक थैला है, इसमें 4 रेड कलर है
और एक दूसरा थैला है, इसमें 4 क्या है, काली यानी कि 4 ब्लैक गेंद है। और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। एक मिनट, एक थैले में 4 लाल और 4 काली ब्लैक, 4 लाल और 4 मतलब 4 रेड कलर का है और 4 ब्लैक कलर का, वो तो सेमी थैला में है। और एक दूसरा थैला और है जिसमें 2 लाल और 6 काली है। यहाँ पे 2 रेड हो जाएगा और 6 ब्लैक हो जाएगा। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है। अच्छा, दोनों थैलों में से चुना जाता है, ठीक है। और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अच्छा, ये बात है। तो गेंद पहले थैले से निकाली गई है, मतलब कि रेड भी होना चाहिए और पहले थैले से भी होना चाहिए। अब देखिए, ये वाला थैला चुना गया है और एक बार ये वाला थैला चुना गया है। तो जो फर्स्ट वाला थैला है ये चुना है, इसका प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि E1 है, तो P E1 बराबर। अब यहाँ पे ना केवल थैला को चुनने की हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो 2 थैला रखा गया है। अब यहाँ पे 2 थैला रखा गया है, तो पहले हम थैला को चुनेंगे तब उसमें से गेंद को चुनेंगे। यहाँ से पहले ना हमें बैग को यहाँ से हमें पिक करना होगा। तो 2 थैला में से एक थैला को चुने की प्रायिकता 1/2 और यहाँ से इस थैला को भी चुने की प्रायिकता 1/2। अब फिर ये वाला थैला देखिए, इसमें 4 लाल गेंद है और 4 ब्लैक गेंद है और इसमें 2 लाल गेंद है और 6 ब्लैक गेंद है। इसमें से बॉल जो रेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा रेड होने का। R1 अगर मान लेते हैं ये रेड कलर का होगा तो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और यहां से रेड कलर होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रेड कलर 2 है और टोटल 8 यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने जो रेड कलर चुना है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे PR1 मतलब कि R1 जो इवेंट हुआ होगा इसके पहले E1 ऑलरेडी हो चुका है, तो R1/E1 लिखेंगे, तो R2/E2 लिखेंगे। अब क्या बोला है कि गेंद पहले थैली से निकाली गई है। तो अगर यहां से आप TPT निकालिएगा तो TPT में हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुने 1/2, 1/2 गुने 1/2 प्लस यहां से 1/2 गुने 1/4, 1/2 गुने 1/4। अब एक गेंद पहले थैले से निकाला गया है, तब यहाँ पे आ गया बेस थ्योरम। तो ये जो बात लिखा गया है TPT है, अब क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम में जो गेंद है, गेंद पहला थैला से होने की प्रायिकता। अब गेंद पहला थैला से होगा, इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए देखिए पहला जो थैला है उसका प्रायिकता कितना होगा, 1/2 गुने 1/2। तो यहाँ पर 1/2 गुने 1/2 और बट्टा में आ गया TPT, 1/2 गुने 1/2 और प्लस 1/2 गुने 1/4। अब ये जो भी है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। देन यहाँ से एक बड़ा सेक्शन TPT और बेस थ्योरम का कंप्लीट होता हुआ। अब हम लोग देखेंगे रेंडम वेरिएबल्स। रेंडम वेरिएबल्स में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा की बात होती है। डिस्क्रीट कहने का मतलब एट रेंडम आप कुछ भी उठा लीजिए, और कंटिन्यूअस जिसको सजा के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब यहां से आप कोई सा भी डाटा ले लो, कोई सा भी डाटा चलेगा यहाँ से। और कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाया हुआ रहता है, आरोही या अवरोही, यानी कि इसको आप असेंडिंग या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तब इस पे क्वेश्चन बनता है मीन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता वितरण। अब ये अच्छा सवाल बनता है इस पे 5 नंबर में। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना का प्रायिकता वितरण और माध्य ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। अब देखिए 3 सिक्का को उछाला गया है, तो 3 सिक्का को उछाला गया तो सबसे पहला बात यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस, एक सिक्का को उछालेंगे तो आएगा हेड टेल, दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो आएगा हेड टेल, और तीसरा सिक्का को उछालेंगे तो आएगा हेड टेल। अब सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। पहले 2 सिक्का का निकालते हैं, हेड हेड, फिर क्या आएगा हेड टेल,
टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड, ठीक। और फिर इसमें हेड और टेल है, तो एस बराबर यहां से हेड हेड और ये आ जाएगा हेड 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 हेड, फिर ये वाला हेड टेल और ये वाला हेड आ जाएगा, हेड टेल और ये वाला हेड आ गया, ठीक। फिर यहां से आ गया टेल हेड और तो फिर ये वाला हेड आ जाएगा, टेल टेल तो ये वाला हेड आ जाएगा, ठीक। ये वाला हेड टेल, ये वाला हेड हेड तो फिर ये वाला टेल आ जाएगा, फिर ये वाला हेड 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 टेल, हेड टेल तो फिर ये वाला टेल आ जाएगा, फिर ये वाला टेल हेड तो ये वाला टेल आ जाएगा, और ये टेल टेल तो ये वाला टेल आ जाएगा। यानी कि ऐसा देखिए टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8 होगा। आई थिंक 2 के पावर 3 होता है, 2 के पावर 3 यानी कि 8 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रायिकता वितरण ज्ञात करेंगे। किसका, तो हेड आने का प्रायिकता। अब देखेंगे कि हेड कितना बार आया, हेड 0 बार आया होगा उसका हम लिस्ट निकाल देंगे, 1 बार आया होगा उसका लिस्ट निकाल देंगे, 2 बार आया होगा उसका लिस्ट निकाल देंगे और उसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ना हम एक लिस्ट बनाते हैं, ऐसे एक चार्ट बनाया जाता है। यहाँ पर इवेंट लिखा जाता है x और यहाँ पे लिखा जाता है px, ठीक। x क्या है, तो हेड आने की संख्या है, हेड आने की संख्या। अब जो हेड आया होगा फिर यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे। तो हेड 1 बार नहीं आया होगा, हो सकता है कि हेड 1 बार आया होगा, हो सकता है कि हेड 2 बार आया होगा और हो सकता है कि हेड 3 बार आया होगा। अब चूंकि सिक्का को 3 बार उछाल रहे हैं तो उसमें 4 बार तो हेड आ ही नहीं सकता है, तो इसी को बोलते हैं प्रायिकता वितरण या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब उसकी संख्या लिख करके और यहाँ पे आप प्रायिकता निकाल लीजिए। तो अब देखिए तो हेड 0 बार कितना बार आया है, हेड 1 भी बार ना आया हो। कब कब हेड नहीं आया है, इसमें तो हेड आया ही है, इसमें भी हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड, इसमें हेड नहीं आया, तो 1 बार हेड नहीं आया है, ठीक। तो हेड 1 भी बार नहीं आया हो, मतलब हेड कितनी बार नहीं आया हो, तो 1 बार नहीं आया हो, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, px1 px0 px0, हेड 1 भी बार ना आया हो, इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। अब हेड 1 बार आया है, हेड 1 बार, इसकी क्या प्रायिकता है, देख लीजिए। हेड इसमें 3 बार आ गया है, हेड 1 बार आना है, 1 बार, हेड 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार, इसमें 1 बार आया, हेड इसमें और इसमें, मतलब हेड 1 बार कब कब आया है, तो 3 कंडीशन में हेड 1 बार आया है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि हेड 1 बार आया, इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/। अब हेड 2 बार आया, अब ये देखिए कब कब है, हेड 2 बार आने, हेड 2 बार इसमें आया, इसमें आया और इसमें आ गया। हेड 2 बार, 2h है, 2h इसमें भी है और 2h उसमें भी है, 3, यानी कि अभी कितना बार आया है, 3 बार। इसका भी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/8, ठीक। अब हेड 3 बार कब कब आया, हेड 3 बार, 3 बार यहां पर आया, 3 बार तो एक ही बार आता है, तो इसका प्रायिकता निकालिएगा, ये हो जाएगा 1/8, ठीक। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत होती है, आप सबको जब जोड़िएगा ना तो इसका मान हमेशा 1 आता है। देखिए 1/8 3/8 3/8 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, आप मतलब नीचे तक निकालते कब चले जाइए, सबको आप ऐड कीजिएगा, हमेशा 1 आएगा। देखिए 3 1 4 4 3 7 1 8/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये खासियत होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहां से ना एक सवाल होता है कि आप मीन निकाल दीजिए इसका। मीन मतलब ये जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हैं इसका मीन निकालिए। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी एक्सआई आई बराबर 0 से 1। मतलब कि आप क्या कीजिए कि गुना करते चले जाइए, सिंपल सी बात है। तो मीन बराबर एक ये भी फॉर्मूला होता है, मीन बराबर रूट अंडर वेरिएंस। तो पहले आप मीन निकाल लीजिए, जब मीन निकल जाएगा तो फिर यहां से आराम से वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो यहां से इसका वैल्यू है 1 में 1/8 से गुना करेंगे, प्लस वो 3 है और फिर 3 में 3/8 से गुना करेंगे,
फिर 3 है, 3 में 3 बटा 8 से गुना करेंगे, एंड 1 है तो 1 में 1 बटा 8 से गुना करेंगे, एंड दिस इज योर मेन। तो होप सो ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड आप कैसा रिवीजन हुआ ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।